नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा जो विषय है आप देख पा रहे हो कि आज हम 2 अप्रैल 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस तारीख को हम आज आपको बताएंगे कि आज की तारीख के आधार पर जो आज की जो डेट है इसके आधार पर मेष राशि वालों के कौन से ग्रह कैसा फल देंगे और कैसा फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी गोचरस्थ ग्रहों के प्रभाव को जो 2 अप्रैल 2025 को है उसको बताने वाले हैं, जिसमें शनि भी अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कि जो मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है। अब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें हम यह भी बताएंगे कि सभी मेष राशि वालों पर जिन पर शनि की साढ़े साती चल गई है, केवल मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल गई है, लेकिन उसमें भी 30 डिग्री का जो डिफरेंस है हम उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको कि आपके मेष राशि में जो जन्म के चंद्रमा हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, और उसके अनुसार देख सको कि क्या साढ़े साती जो मेष राशि पर चली हुई है वो आप भी मेष राशि में हो, क्या वो आपके ऊपर भी आ चुकी है या अभी नहीं आई है। ये बहुत ही गहरा विषय है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आगे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या। समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। देखिए, जो जन्म की राशि होती है वो राशि हम चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पहचानते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी के जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर विराजित हैं, तो ये कहेंगे कि उस व्यक्ति का, उस जातक का जो जन्म हुआ है वो मेष राशि में हुआ है। और मेष राशि में कुल 9 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। कुल मिलाकर एक राशि जो बनती है वो बनती है 30 डिग्री की, और एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो पूरे के पूरे 2 नक्षत्र और एक तीसरा नक्षत्र जिसका 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा इस राशि में आता है, इस राशि को बनाने के लिए। तो मेष राशि में अश्वनी, भरणी और कृतिका। तो अश्वनी के पूरे 4 चरण होते हैं। अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो केतु होते हैं और ये गंडमूल नक्षत्र भी होता है। वहीं भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं, जिसके भी पूरे चरण इस राशि में आते हैं। और वहीं
जो कृत्तिका नक्षत्र है उसका एक चरण यहाँ पर होता है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, जो ग्रहाधिपति होते हैं, जो ग्रहराज कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब के सहयोग से एक राशि बनती है, जिस राशि का मालिक होता है मंगल। तो ये मेष राशि है। मेष राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वह सूर्य होता है, और जो ग्रह नीच का होता है वह शनि होता है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक उच्च, एक परम उच्च और एक परम नीच की स्थिति होती है। यदि 1 डिग्री से लेकर, यानी कि 0 डिग्री से लेकर और 10 डिग्री तक वहाँ पर शनि बैठेंगे, तो वह नीच के, परम नीच के शनि कहलाएंगे। और वहीं यदि सूर्य इस स्थान पर बैठेंगे तो वो परम उच्च कहलाएंगे। अब देखिए, अब हमने ये छोटी-छोटी बातें समझ लीं इस मेष राशि के बारे में। अब हमें थोड़ा-सा और, क्योंकि हम गोचरस्थ ग्रहों की बात करेंगे, सामने आपके सामने मैंने ये 2 चार्ट ले रखे हैं, दोनों ही मेष राशि के हैं। जिसमें पहला जो चार्ट है ये आपकी जन्म में मेष राशि में जहाँ चंद्रमा बैठे थे उसको हमने लग्न बनाकर यहाँ राशि प्रस्तुत की है, जिसमें हम चंद्रमा को देखेंगे। देखिए, जब भी गोचरस्थ स्थिति देखी जाएगी तो चंद्रमा की पोजीशन को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो जन्म के चंद्रमा हैं उनसे वर्तमान के जो ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थान पर बैठे हुए हैं, इस बात का विश्लेषण किया जाएगा, और तभी हम बता सकते हैं कि वह ग्रह जो आने वाले हैं वो आपके लिए, जो चल रहा है समय, आपके लिए कैसा जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से हम महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, जो कि आपके जन्म के लिए लिख दी गई है, आपके लिए विशेष है वो, लेकिन उसमें आपके जीवन में होने वाली घटना के बारे में बता दिया गया है कि आपके जीवन में यह घटनाएं घटेंगी। लेकिन अब मानकर चलिए शुक्र की महादशा आपके ऊपर चल रही है, लेकिन शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो शुक्र की जो दशा चलेगी वो 20 वर्ष तक चलेगी। तो आप कैसे इतने लंबे समय में कैसे अनुमान लगाओगे कि घटना तो शुक्र के काल में चलेगी, लेकिन चलेगी कब? इस स्थिति को समझने के लिए हम यह देखते हैं कि गोचर में जो ग्रह है वो उस होने वाली घटना के बारे में उसको बूस्ट कर देगा, उस घटना का समय निर्धारित कर देगा कि ये इस समय जब ग्रह स्थिति बनेगी तो उस समय पर वह घटना घटित होगी। तो गोचर, अगर आपके भाग्य में वो समस्या लिखी हुई है तो गोचर उस समस्या को वहाँ पर क्लियर कर देता है कि हाँ, ये समस्या अब मैं करा दूंगा। तो लेकिन आपके भाग्य में वो पहले से समस्या लिखी हो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन जब अगर ये आपकी जन्म कुंडली में होगा, लेकिन गोचर क्या करेगा? उसको फलित करेगा अपने समय काल में, अगर उसके अनुकूल गोचर आता है तो। देखिए, हम सभी जानते हैं, मैं थोड़ा मोटा-मोटा बताऊँगा अपने जो भी दर्शक हैं, क्योंकि हमारे से जो जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसके रहस्यों से रूबरू होना चाहते हैं, और समझना चाहते हैं कि कैसे ग्रह काम करते हैं। तो इसीलिए काफ़ी लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं, लेकिन वो सब देखते हैं, तो देखने का मतलब यही रहता है कि उनको जो नॉलेज है, नॉलेज गेन करनी। तो मैं उसी के आधार पर यहाँ बता देता हूँ कि चंद्रमा जो होते हैं वो सवा 2 दिन तक एक राशि पर रहते हैं, और इसी तरीके से हम सूर्य 1 मास तक रहेंगे। ये और राहु 1.5 वर्ष तक, केतु भी। तो राहु जो 1.5 वर्ष तक रहेंगे, जो शनि है, शनि यहाँ पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में। ये इस तरीके से चलता रहता है। बहुत सारे ग्रह हैं, उनके बारे में, जैसे गुरु हैं, 1 वर्ष तक रहते हैं। मुख्य रूप से जो गोचर प्रभावित करता है वो गुरु का करेगा, शनि का करेगा, राहु आदि का करेगा, जो लंबे समय तक चलते हैं। जो शॉर्ट पीरियड के होते हैं उनका इतना प्रभावित नहीं करता। प्रभाव देता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव जो देंगे वो शनि देते हैं, गुरु देते हैं, जो कि एक कंडीशन तैयार कर देते हैं कि घटना घटित होगी। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर वर्तमान, आज मैंने 2 अप्रैल 2025, देखिए 2 अप्रैल 2025, ठीक है? इस तारीख का यहाँ पर ये गोचरस्थ ग्रहों की पोजीशन देखी है, जिसमें गुरु वृषभ राशि में है, चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, सूर्य
बुध, राहु, शुक्र और शनि, वर्तमान में ये 5 ग्रह, जिनमें 4 तो मुख्य हैं और एक छाया ग्रह है राहु, ये मीन राशि में बैठे हुए हैं। केतु जो कन्या राशि है, कन्या राशि में बैठे हुए हैं। मंगल बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। ये गोचर की स्थिति है। और जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है, जब चंद्रमा मेष राशि में थे, तो उनकी चंद्रमा 1 नंबर पर रहे होंगे। वो चेक कर सकते हैं सभी के सभी। तो आज मैं यहाँ पर सबसे पहले बारी बारी से ग्रहों का लेकर लेकर चलूंगा। कौन सा ग्रह अशुभ है इस समय जो मेष राशि वालों के लिए है, जब तक इस पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, हर ग्रह अपना अलग अलग पोजीशन बदलेगा। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में बदल देते हैं, तो 2.25 दिन तक कैसे हैं चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा इसमें अशुभ माने जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर आपके जन्म के चंद्रमा से दूसरे हैं और ये चंद्रमा है अशुभ। अशुभ चंद्रमा क्या करेंगे? आपको मानसिक अशांति देंगे। परिवार की तरफ से कलह, कलेश, झगड़े, वाद विवाद होने का भय, संपत्ति जो आपकी जो स्थायी संपत्ति है, जो आपकी फाइनेंस है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। और ये आपके परिवार में, कुटुंब में होने वाली समस्याओं को, दिक्कतों को दिखाते हैं। तो लगभग 1-2 दिन तक ये समस्या आपके साथ में बन सकती है। देखिए, मैं यहाँ पर गोचरस्थ के साथ में एक बात और बताना चाहूँगा। ये एक कॉमन प्रिडिक्शन होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से अगर प्रिडिक्शन किया जाएगा, तो वहाँ पर आपका सर्वाष्टक भी देखा जाएगा कि किस भाव को किस ग्रह ने कितने पॉइंट दे रखे हैं। क्योंकि गोचर में वहाँ देखकर आप विश्लेषण करोगे तो पता चलेगा कि वह ग्रह आपके लिए शुभ है या आपके लिए अशुभ है, और कितना अशुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा अशुभ रहेगा या बहुत कम रहेगा। अगर 30 से ज़्यादा पॉइंट है सर्वाष्टक में उस भाव के लिए, तो अशुभ नहीं रहेगा। और अगर उस ग्रह ने किसी भाव को अपनी तरफ से 4 से अधिक पॉइंट दिए हैं, तो भी वहाँ उसका अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, अशुभता कम देखने को मिलेगी अगर अशुभ है तो। देखिए, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि एक मुख्य तौर पे देखते हैं कि जो सभी के लिए कॉमन रहेगी कि चंद्रमा कैसे रहने हैं। चंद्रमा इस समय थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं, और कुटुंब में थोड़ी सी जो है हलचल पैदा कर सकते हैं। ये समस्याएं देखने को आपको मिलेंगी। विशेष रूप से समझ लीजिए, मैं 2 अप्रैल 2025 के आधार पर ये सभी बातें बता रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि चंद्रमा को देख लिया, तो चंद्रमा का हम ज़्यादा इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत कम समय के लिए चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य जो 1 महीने तक रहते हैं, और ये 14 अप्रैल को अपनी राशि बदलकर ये उच्च के हो जाएंगे। ये भी बता देता हूँ, मेष राशि में आ जाएंगे और ये सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो उच्च के सूर्य हो जाएंगे कहाँ पर? जब ये पहले उस भाव में पहुँच जाएंगे, यानी कि ये कहाँ पहुँच जाएंगे? जहाँ पर आपके जन्म के चंद्रमा बैठे हुए हैं। उसका क्या फल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी हम वर्तमान स्थिति के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य इस राशि में जब हैं आपकी लग्न से, तो ये सूर्य अशुभ माने जाते हैं। और अगर आपके अष्टक वर्ग चार्ट में जो इनके पॉइंट अगर कम है, तो इनका जो प्रभाव है बहुत बुरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पॉइंट अच्छे हैं तो फिर यहाँ पर विपरीत प्रभाव मिलेगा। यहाँ पर ये शत्रुओं पर विजय आदि वहाँ पर वो दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या समस्याएं देंगे? यहाँ पर आपके धन में कमी कराएंगे, किसी भी तरीके से उसका व्यय करा देते हैं। आपके जो सूर्य हैं अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, और बुखार आने की समस्या भी आपको इस समय बन सकती है। आपको तेज बुखार भी आ सकता है, शरीर का तापमान बढ़ सकता है किसी भी कारण से। ये आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सूर्य इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये कब से चल रहा है? ये आपका 14 मार्च से चल रहा है ऐसा आपका सूर्य, और ये 14 अप्रैल तक चलेगा। अब देखिए, इसके साथ साथ में सूर्य क्या करते हैं? मित्रों में झगड़ा करा देते हैं आपस में। तो मित्रों में झगड़ा होने का संकेत होता है यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा ये है कि आपको किसी सरकार से भय जैसी स्थिति पैदा कर देंगे।
सरकार से समस्या उत्पन्न कर देंगे, यह स्थिति इनकी बन जाती है। तो ये सूर्य कैसे हैं? अशुभ हैं। और देखिए, जब मैं ये भी बता देता हूँ कि अभी जब आएँगे ये जो यहाँ पर चंद्रमा है आपके, यानी कि पहले भाव में जब पहुँचेंगे, तो भी ये अशुभ सूर्य ही रहेंगे। आगे कितना फल क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, जब 14 अप्रैल के बाद का। अब देखिए, सूर्य के बाद में हम लेते हैं जो ग्रह हो गए, सूर्य के बाद आते हैं अब मंगल। मंगल को देखते हैं। तो मंगल की स्थिति को आप देखिए। मंगल जो कि चंद्र लग्न से, आपकी जन्म की चंद्र लग्न से तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में है। अब ये मिथुन राशि में तीसरे भाव में है, तो ये मंगल तीसरे भाव में जन्म चंद्र से हैं, तो ये अच्छे माने जाएंगे। ये मंगल आपके लिए लाभकारी हैं। अब ये जो मंगल हैं, ये आज दिख रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन कल ये कहाँ चले जाएंगे? अब तक इनका जो 1.5 महीने तक इनका गोचर रहता है एक राशि में, तो यहाँ मंगल का जो गोचर है वो हमें बता रहा है कि ये जो 1.5 महीने थे, मंगल ने अच्छा रिजल्ट दिया मेष राशि वालों के लिए। लेकिन अब ये कल से गोचर में जो मंगल हैं राशि का परिवर्तन करेंगे बृहस्पतिवार को। तो जब ये राशि में परिवर्तन करेंगे बृहस्पतिवार को, तब ये पहुँचेंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि में जाने के बाद में ये मंगल हो जाएंगे नीच के। एक तो ये नीच के हो जाएंगे, दूसरे मेष राशि वालों के लिए चौथे भाव में पहुंच जाएंगे। चौथे भाव का मंगल जो यहाँ पर अभी तक जो अच्छे परिणाम दिए, यहाँ पर आपके अंदर खूब मेहनती बनाया, आपको खूब अच्छा इन्होंने 1.5 महीने तक आपको अच्छा रिजल्ट दिया। अब वहीं ये इनका जो रिजल्ट है, अब आगे जो 1.5 महीना चलेगा वो खराब होकर चलेगा। तो चौथे भाव में जब ये मंगल आ जाएंगे, तो फिर ये की समस्याएं दे सकते हैं आपको, आपको आपके पद से हटा सकते हैं। तो ये मैं मंगल की बात कर रहा हूँ, जो कि कल गोचर में परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में ये अपना स्थानांतरण करेंगे। तब उस स्थिति में जो मेष राशि वाले हैं, उनके जो अपनी मातृभूमि है, जो अपनी जन्मस्थली है, वहाँ से दूरी होने के योग बनेंगे। परिवार में कोई कहीं जो परिवार के लोग हैं, उनके बीच में शोक जैसी कोई स्थिति होने की संभावनाएं ऐसे हो जाती हैं। और यहाँ पर थोड़े जो माता के स्वास्थ्य को भी यहाँ पर थोड़ी-सी समस्याएँ देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो आपको मंगल है, तो क्योंकि ये मंगल नीच के हैं, तो आपको वहाँ पर हनुमान जी की जो उपासना है, वो करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो चंद्र कुंडली के आधार पर चंद्र लग्न के स्वामी होते हैं, तो वहाँ इनके आपके जो हनुमान जी की आराधना है, उसको करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल से संबंधित शांति मिलती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ने अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको जो परिणाम है वो खराब, बहुत ज़्यादा खराब नहीं मिलेंगे, वहाँ उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, सब कुछ जो निर्भर करेगा आपको सर्वाष्टक में कितने बिंदु दिए गए हैं, तो उनके आधार पर ही यह निर्भर करेगा कि कितने पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अब जैसे ये चौथे में आने वाले हैं, तो आपको सगे संबंधियों से कहीं न कहीं कोई ऐसी समस्या सुनने को मिल सकती है, कोई जिससे आपका मन व्यथित हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो जॉब हटने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएँगे, आपको पद से हटाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या हो जाएँगे, नीच के हो जाएँगे। मंगल के बाद में अब हम जो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल अभी तक शुभ हैं, आज तक शुभ हैं, लेकिन कल ये शुभ मंगल अशुभ होने वाले हैं। अब हम बढ़ेंगे बुध की तरफ, जो कि बुध अभी हाल फिलहाल में ये भी बैठे हुए हैं आपके अपने से 12वें, यानी कि मेष राशि से 12वें भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में। तो ये बुध कैसा परिणाम दे रहे हैं? बुध भी देखिए, सूर्य 1 महीने एक राशि में रहते हैं, ऐसे ही बुध भी लगभग 1 महीने एक राशि में रहते हैं। तो यहाँ पर जो बुध हैं, वो उनका जो वो फल मिलेगा, वो कैसा रहेगा? यहाँ पर अशुभ रहेगा अभी, जो हम एट प्रेजेंट देख रहे हैं। लेकिन ये कब तक हैं बुध इस राशि में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बुध आपके मेष राशि में, इसमें जो आपकी मीन राशि है, इसमें 7 मई तक रहने वाले हैं।
तो 7 मई तक रहेंगे। अब 7 मई तक के रहेंगे तो इनके क्या-क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसको हम समझ लेते हैं। इस स्थान पर होने से बुध आपको अस्पताल से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई समस्या दे सकते हैं, स्नायु विकार आपको दे सकते हैं, किसी भी तरीके का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई डिजीज़ हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ जो स्थिति रहती है बुध की ये थोड़ी-सी खराब मानी जाती है इस भाव में और वो भी मेष राशि के लिए। तो इस भाव में जो बुध हैं वो आपकी जो पत्नी है उसके साथ में थोड़े से संबंधों में वाद-विवाद ला सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं और इस स्थिति में जो ये बुध हैं, वो आपको आपके खर्चे थोड़े से बढ़ा सकते हैं, तो खर्चे यहाँ पर आपके ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा-सा कहीं से घर की तरफ से या कोई भी कारण ऐसा हो सकता है जिसके आधार पर आपके परिवार वाले आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं और धन संपत्ति की यहाँ पर कहीं न कहीं हानि होने के भी योग बनते हैं और जो गुप्त शत्रु हैं वो कहीं न कहीं आपके बढ़ जाएँगे किसी भी तरीके से। सामने तो वो आपके नहीं आ सकते, लेकिन वो बढ़ जाते हैं और ऐसे समय में आपके आपके जो पत्नी है, स्पाउस है, उसके साथ में मतभेद बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। आपके जोड़ों में दर्द होने की समस्या भी इस समय में बन सकती है। अस्पताल में भर्ती होने की यह स्थिति भी जो बुध हैं वो आपके ला सकते हैं। जो पैर होते हैं, पैर में चोट लगने का भी योग इस समय काल में बनता है। अगर देखिए आपकी जन्म कुंडली को हम इसमें विशेष रूप से देखेंगे, उसके साथ ही सर्वाष्टक वर्ग को भी देखा जाएगा, तब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन बता रहा हूँ, लेकिन कितना रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, ये जब तक जन्म कुंडली और सर्वाष्टक को नहीं देखेंगे, तब तक 100% नहीं बताया जा सकता। अब देखिए ये और क्या समस्याएँ दे सकते हैं, तो आपको मानसिक असंतुलन जैसी समस्या बनेगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम में कोई समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप व्यापार करते हो, तो व्यापार में हानि के योग भी मेष राशि वालों के लिए बने हुए हैं। वहीं जो व्यय हैं, व्यर्थ का घूमना है, ये भी आपके साथ में लगा रहेगा। 7 मई तक थोड़ा सावधानी से रहें, सावधानी से चलें और अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आएँ, परिवार के साथ मिल-जुल कर रहें। यही बुध के आप कर सकते हो और आपको करना है बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश पर दूर्वा अंकुर आपको अर्पित करने चाहिए, जिससे कि यह जो बुध का प्रकोप है, वो आपका कम हो सके। चलिए अब हम बात करेंगे बुध के बाद में आते हैं हम गुरु बृहस्पति के ऊपर। तो गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि यह गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। लेकिन वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति कब तक हैं, यह जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि गुरु बृहस्पति का गोचर कब तक है। तो गुरु का गोचर हम देख लेते हैं। देखिए, गुरु जो प्रारंभ हुए लगभग 1 वर्ष तक ये रहते हैं और इनका जो गोचर है वो अभी किस में है, वृषभ राशि में चल रहा है। इसके बाद में ये परिवर्तन करके आ जाएँगे मिथुन राशि में। तो अभी जो ये कब तक रहेंगे और मिथुन राशि में कब 14 मई तक गुरु बृहस्पति रहेंगे वृषभ राशि में, उसके बाद में ये है आ जाएँगे मिथुन राशि में। तो अभी 14 मई तक जो इनके रिजल्ट हैं, वो इस तरीके से हैं कि जो गुरु हैं, वो मेष राशि वालों के लिए अच्छे हैं अभी तक। अच्छा फल दे रहे हैं, अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे में ये जो जब बृहस्पति अच्छे होते हैं, तो उस स्थिति में आपको धन संपत्ति का संचय करा देते हैं। परिवार में कोई प्रशंसा, कोई खुशी लेकर आ जाएँगे, ठीक है? और यहाँ तक कि ऐसे समय में जो मेष राशि वाले हैं, अगर उनके मन में भाव आएँ किसी के प्रति कुछ कहने के, तो वो कह दें, अच्छा, तो उसके जीवन में वो घटना सफल हो जाती है। क्योंकि ऐसे बृहस्पति जब होते हैं, तो वो उसकी वाणी को फलीभूत करा देते हैं। तो जैसा बोल देगा, ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ये मेष राशि वालों के लिए 14 मई तक। वो अगर किसी को कुछ अच्छा बोल देंगे, मन में फीलिंग्स आईं, अच्छा बोल रहे हैं कि अच्छा बोल दें, तो ऐसा होने की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। परिवार में, कुटुंब में के लिए अच्छा है, धन संचय के लिए अच्छा है, परिवार में कोई खुशी लेकर आने वाली स्थिति गुरु की ये बनती है। तो
यहाँ पर ऐसी स्थिति में गुरु का जो है अच्छा प्रभाव रहता है। अब देखिए मेष राशि वालों के लिए हम गुरु की चर्चा कर चुके हैं। गुरु अच्छे हैं और अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जब ये मिथुन में चले जाएँगे तो वहाँ इनके रिज़ल्ट ख़राब हो जाएँगे। किस तरह का रिज़ल्ट देंगे उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब गुरु का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, उसमें परिवर्तन होगा उसको देखने के बाद में। अब हम बात कर लेते हैं, गुरु के बाद आते हैं शुक्र। तो शुक्र आपके बैठे हुए हैं, जो मेष राशि वालों के शुक्र उनसे बाहर में बैठे हुए हैं, यानी कि मीन राशि में हैं। तो मीन राशि में शुक्र है और शुक्र क देखिए यहाँ पर शुक्र अशुभ नहीं होंगे। ये शुक्र ये अच्छा फल देने वाले शुक्र होते हैं, शुभ माने जाते हैं। तो गुरु शुभ हैं अभी वर्तमान में, शुक्र भी शुभ माने जाएँगे इस स्थिति में। तो मेष राशि वालों के शुक्र इस स्थिति में शुभ हैं। अब ये शुक्र कब तक शुभ रहेंगे इसको जान लेते हैं। देखिए मीन राशि में जो शुक्र रहेंगे, ये 31 मई तक रहेंगे। तो 31 मई तक इनका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो शुक्र हैं इनका 31 मई को अच्छा प्रभाव मिलेगा। और अब जो यहाँ पर ये मीन में है तो यहाँ पर इनका अच्छा प्रभाव है। इसको हम समझ लेते हैं कि क्या-क्या ये शुक्र आपको देने वाले हैं। तो आपको नए-नए कपड़े पहनने को मिलेंगे शुक्र के गोचर में। शुक्र अच्छे-अच्छे वस्त्र दिलाते हैं और यहाँ आपकी मन इच्छाएँ पूरी करते हैं। जो पत्नी है उसके साथ में संबंध अच्छे करते हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तो शुक्र आपके जो इच्छाएँ हैं उनको पूरी करने का काम कर रहे हैं इस समय। और शुक्र आपको जो आराम है, आराम दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कब तक रहेगा? ये 31 मई तक ऐसा रहेगा। उसके बाद में शुक्र आ जाएँगे मेष राशि में गोचर करते हुए, और जब मेष राशि में शुक्र का गोचर होगा, तो ये थोड़ा-सा प्रेम संबंधों में उसमें थोड़ी-सी उग्रता लेकर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा संयम से, सावधानी से यहाँ पर शुक्र को आप देखोगे आगे। अभी तक स्थिति ये है जो मैंने आपको बता दी। तो शुक्र अभी आपके शुभ स्थिति में है, जो भी मेष राशि वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं शनि की। देखिए शनि के गोचर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शनि कहाँ बैठ अभी प्रवेश किया है शनि ने। और शनि एक सबसे मंद चलने वाले ग्रह हैं। ये एक राशि यानी कि 30 डिग्री को 2.5 वर्ष में पार करते हैं। 2.5 वर्ष में 30 डिग्री को ये पार करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना मंद चलते हैं। और ज़्यादा मंद चलने से इनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जिस राशि पर चलते हैं उस राशि की कहते हैं ना कि जड़ें खोद देना, उसको एक-एक चीज़ को रिसर्च वो करके चलना, ये शनि का काम है। तो यहाँ पर जब शनि ये चलेंगे, अब ये मीन में आ गए। मीन में आने के बाद में इनका जो इनकी ये हो गई आपके चंद्रमा, जो जन्म के चंद्रमा हैं उनसे 12वें होने के कारण यहाँ प्रारंभ हो जाती है मेष राशि वालों की साढ़े साती। और ये साढ़े साती चलने वाली है 7.5 साल तक। तो कम से कम 7.5 साल तक चलेगी। बाकी शनि कभी-कभी वक्री होकर भी जब आ जाते हैं तो कभी ये 7.5 से थोड़ी-सी ऊपर भी हो जाती है। ये स्थिति गोचर की स्थिति के आधार पर पता चलता है। अब देखिए, इस समय काल में शनि मेष राशि वालों के लिए खर्चे लेकर आए हुए हैं। खर्चे बढ़ जाएँगे, पत्नी बीमार हो सकती है और या कोई संतान है तो संतान बीमार हो सकती है। ये आप ध्यान रखें, उनका विशेष ख्याल रखें। तो यह स्थिति ये लेकर आते हैं और यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ा देंगे, वाद-विवाद थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रु आपके बढ़ने लगेंगे, जो अनावश्यक होंगे। आपके जो अपने मित्र हैं, वो आपसे थोड़ा-सा दूरी बना सकते हैं इस समय काल में। तो ये कुछ सावधानी आपको रखनी भी है। और ये शनि की जो साढ़े साती है, ये प्रारंभ हो चुकी है। तो इस समय खासकर जो लगी हुई अगर जॉब है, तो जॉब में थोड़ा-सा छूटने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। मैंने ये बहुत ज़्यादा जन्म कुंडलियों में जब भी गोचर की स्थिति शनि की बनी है, तो ये मेरा व्यक्तिगत एक देखा हुआ शनि का मैंने साढ़े साती का प्रभाव देखा है। जो पहला चरण होता है, उसमें कहीं न कहीं जॉब को लेकर ऑब्स्टेकल्स आते हैं, समस्याएँ आती हैं। अगर जॉब लगी हुई है, तो उसमें कोई न कोई वाद-विवाद होगा, कोई न कोई समस्या बनेगी और वहाँ पर उससे संबंधित कुछ न कुछ गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए शनि के विशेष उपाय सभी करें। और अगर आप कोई व्यापार करते हो तो व्यापार में आपको हानि होने के
जो योग हैं वो भी शनि गोचर में बनाते हैं, तो शनि प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत ही खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, तो और उनके जो सर्वाष्टक में पॉइंट कम दे रखे हैं उन्होंने शनि ने उस भाव को, तो वहाँ पर वो जो प्रभाव हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे, खराब प्रभाव बढ़ जाएँगे। लेकिन वहीं पर अगर पॉइंट्स अच्छे हैं, सर्वाष्टक में उस भाव को अच्छे बिंदु दे रखे हैं, तो उस में उनका जो फल है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने के लिए नहीं है। अब देखिए, मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी शनि के बारे में कि अब मानकर चलिए शनि सबसे मंद चलने वाले हैं। शनि क्या चलते हैं? सबसे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं। अब मेष राशि में होती हैं 30 डिग्रियाँ। 30 डिग्री का अर्थ है कि ये 2.5 साल तक उसी राशि में विचरण करेंगे। ठीक है? 2.5 साल तक उसी राशि में विचरण करेंगे। अब देखिए, अब साढ़े साती का जो शनि का प्रभाव है, तो एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके चंद्रमा मानकर चलिए 2 डिग्री पर बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया, या अगर शनि का प्रवेश है, जैसे 2 डिग्री यहाँ पर हो गए, 30 डिग्री हो गए आपके, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा-सा अलग है पॉइंट, इसको समझ लीजिए। ये आपको विशेष पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक भाव की राशि को अगर हम देखें तो कितना हो गया? 30। अब आप पर प्रभाव कैसे आएगा? क्योंकि जब शनि ने, अब हमने कहा कि शनि का प्रभाव किस पर आ गया? अगर शनि यहाँ पर आए मीन राशि में, तो उनका मेष राशि की साढ़े साती शुरू हो गई, क्योंकि शनि अपने से 45 डिग्री पर जब चंद्रमा होते हैं जन्म के, तो प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। तो ये साढ़े साती का समय हो जाता है प्रारंभ, जब कहाँ होता है? 45 डिग्री का समय। अब देखिए, यहाँ पर अब आपके जो शनि हैं वो कितने हैं? शनि यहाँ पर आप क्या हैं? ये आपका 12वां भाव है, ये 30 डिग्री का हो गया। तो अब देखिए, ये 30 डिग्री पर यहाँ प्रवेश किया, तो अब इन्होंने कहाँ पर प्रभाव डाल दिया? यहाँ मीन राशि में बैठे चंद्रमा, जो करीब 15 डिग्री के चंद्रमा होंगे, एक एवरेज हमने ले लिया वहाँ से। लेकिन अब आप देखिए, इनका प्रभाव तो यहीं से शुरू हो गया था। जब ये आप पर कुंभ राशि में थे, लेकिन कुंभ राशि के शनि क्या होंगे? इसके लिए तो अच्छे होंगे, क्योंकि शुभ शनि रहते हैं, ये एकादश भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, इसलिए वहाँ दृष्टि गोचर नहीं होते। लेकिन उनकी साढ़े साती का जो समय था, एक तरह से चंद्रमा तो प्रभावित होने ही लगे थे, ये तो आप मानोगे। अब अगर यहीं पर आप देखो और आपके चंद्रमा मान के चलिए कि 29 डिग्री पर बैठे हुए हैं आपकी चंद्रमा मेष राशि में, उस स्थिति में अब वहाँ से आप पीछे 45 डिग्री तक जाइए और देखिए शनि कहाँ बैठे हैं। क्या आपकी डिग्री का चंद्रमा अभी तक उसमें आया है या अभी नहीं आया, या अभी आपको 1-2 महीने और लग सकते हैं साढ़े साती का प्रभाव देखने में। इसलिए ये मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर समझाया था कि सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं रहेगा, सबके सर्वाष्टक, सबके जो स्थितियाँ हैं जन्म कुंडली की वो अलग-अलग हैं, और उनकी डिग्रीज अलग हैं, उनका प्रभाव सब पर अलग-अलग समय पर अलग-अलग देखने को मिलेगा मेष राशि वालों के लिए। तो ऐसा नहीं कि आज साढ़े साती प्रारंभ हो गई है तो सब पर आज से ही समय खराब होगा। उनके चंद्रमा, जो जन्म के चंद्रमा हैं, उस चंद्रमा की डिग्री और जो शनि ने प्रवेश किया है, उनके बीच कितना डिफरेंस है उसको देखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस? मेरी जॉब कब लगेगी? मुझे संतान सुख कब मिलेगा? कैसा होगा जीवन साथी? क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज? क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा? कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल समस्याएं दे रहे हैं। कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया? क्या है आपका लकी नंबर? कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस? क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है? अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या। समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा।
तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। अब बात कर लेते हैं राहु की। देखिए राहु ये रहेंगे, इस जो मीन राशि है इसमें रहेंगे राहु आपके मई तक, 18 मई तक रहेंगे। तो 18 मई तक ये खर्चे कराने वाले राहु हैं। थोड़ा जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनसे समस्याएं आपको हो सकती हैं, किसी षड्यंत्र में वो आपको फंसा सकते हैं, ऐसे योग भी बनते हैं। और यहाँ पर ये राहु व्यय कराने वाले होते हैं, लेकिन आपको आपके घर से दूर ले जाने वाले भी होते हैं। तो किसी भी तरीके से ये आपको यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, इस समय में खर्चे कराएंगे कुल मिलाकर ये राहु, और ये कराते आ रहे हैं। अब देखिए, अब राहु का 18 मई को, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड होते हैं, उल्टे चलते हैं, तो अब ये पहुंचेंगे कुंभ राशि में। जब ये कुंभ राशि में पहुंचेंगे तो कुंभ राशि में जाने से ये जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए 1.5 साल राहु की तरफ से पॉजिटिव जाएगा। किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाभ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु वहाँ पर लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। अब इसमें खाली ये नहीं कि हम गोचर में खाली राहु को देखें, बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखते चलेंगे, कौन कहाँ कैसी स्थिति लेकर बैठा हुआ है। लेकिन राहु आपको क्या देने वाले हैं? राहु आपको अचानक से धन लाभ कराने वाले, मई के बाद में अच्छे परिणाम यहाँ पर मेष वालों के लिए देने वाले हैं राहु। वहीं अभी वर्तमान में जो केतु हैं, वो केतु इस समय चल रहे हैं, गोचर में ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु कर रहे हैं ट्रांजिट, कहाँ पर कर रहे हैं? ये कन्या राशि में। कन्या राशि यानी कि ये जो आपके जो मेष राशि वालों के लिए छठा घर बनेगा, तो वहाँ केतु का जो संचरण है, जो केतु का वहाँ पर गोचर है, वो स्पष्ट करता है कि केतु आप सभी लोगों के लिए शुभ हैं। कब तक? 31 मई तक ये शुभ रहेंगे, सॉरी 18 मई तक ये शुभ रहेंगे। उसके बाद में ये आ जाएंगे सिंह राशि में, तो वहाँ इनके परिणाम थोड़े से बदल जाएंगे। इसलिए ये हमको अभी ठीक है, लेकिन फिर आपको थोड़ा-सा जो डॉगी होते, कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। और मई तक अगर आप चाहें तो जो बिल्ली है उसको दूध पिलाना शुरू करें, और जो कंबल है, कंबल किसी को डोनेट कर सकते हो। इससे जो राहु है उनके प्रभाव ठीक रहेंगे। तो इस तरीके से अभी जो केतु हैं वो खुशी दे रहे हैं, किसी भी तरीके से खुशियाँ देने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहु वहीं खर्चे देने का काम कर रहे हैं। तो ये हमने देखा गोचर मेष वालों के लिए 2 अप्रैल 2025 पर क्या स्थिति है। मंगल अभी कल आपके बदल जाएंगे, 3 अप्रैल से वो परिवर्तन कर देंगे, राशि में बदल जाएगी। तो अभी तक तो शुभ रहे मंगल, लेकिन अब मंगल थोड़े अशुभ हो जाएंगे। मेष वालों के लिए थोड़ा मंगल का अशुभ होना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि खुद राशि हो जाते हैं। राशि अगर अशुभ होते हैं तो परिणाम थोड़े से खराब देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो जाना, किसी तरीके से परिवार में कलह हो जाना, ये स्थितियां बनेंगी। तो इसके लिए हम जो हनुमान जी की सेवा करें, लाल गाय को अगर हम जो मसूर की दाल है उसको खिलाएं तो भी इसके हमें, या टमाटर खिला सकते हैं, तो फिर ये मंगल के जो प्रभाव है वो थोड़े से शांत होते नजर आएंगे। तो आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो उससे आपके जो मंगल है वो शांत हो जाएंगे। ऐसे समय में मंगल के प्रभाव से आप पर ऋण होने की समस्याएं भी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इन सभी का ध्यान रखें। और आज मैंने प्रयास किया मेष राशि वालों को डिटेल में कैसे, किस ग्रह, कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है उसको समझाने का। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आगे अगर आपका फीडबैक मुझे मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव, तो फिर मैं वृषभ राशि वालों के लिए भी उनका गोचर कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।